Okay, welcome back to my YouTube channel Learn with V. I'm your educator विदिशा सिंह और आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का सोशल साइंस हिस्ट्री वाला पार्ट का फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला पार्ट। चलिए देखते हैं उसको। हमने देखा था अभी तक, चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने देखा था अभी तक, हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी है, फ्रांस में रूलर कौन है और उसमें क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो हम डिस्कस कर रहे थे ये वाला पार्ट, आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। ठीक है, इसको भी हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची, हमने ये देखा था लास्ट टाइम पे। तो जो जो पहली बार जो उनका ड्राफ्ट बना था 1791 में, ये क्यों बना था, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वाई was the first what was the objective of the first draft? तो objective ये था to reduce the power of the monarch और the power of the king। फिर आपसे वो पूछ सकता है यहाँ से इस पैराग्राफ से कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रॉब्लम क्या थी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में कि द प्रॉब्लम वाज कि प्रॉब्लम यही थी कि जो वोटिंग राइट है वो सबको नहीं मिला था। तो वोटिंग राइट सबको क्यों नहीं मिला था, किसको मिला था, या डिटेल में आंसर दे सकते हैं कि तो जो वोटिंग राइट था वो सिर्फ मेल को मिला था अबव द एज ऑफ 25, जो प्रॉपर्टी मैन हुआ करते थे, और उन्हीं को एक्टिव सिटीजन कहा जाता था, पैसिव सिटीजन को नहीं कहा जाता था। पैसिव सिटीजन को वोटिंग राइट नहीं मिला था। वो कौन थी, वुमेन्स थी अंडर द एज ऑफ 25, और जो प्रॉपर्टी जिनके पास नहीं होती थी, और जो टैक्स पे नहीं करते थे। ठीक है, ये हो गया। एंड देन फिर आपसे यहाँ पे वो पूछ सकते हैं कौन कौन से राइट्स थे, और वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके फर्स्ट पेज को क्या कहा जाता था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स इन मैन एंड सिटीजन। ठीक है, और ये हो गया। एंड देन वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाई वाज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन मेड, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया था। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया था टू लिमिट द पावर ऑफ द किंग। ठीक है, व्हाट इज द अगस्त डिग्री, या मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अगस्त डिग्री क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट था जो कि 16 जो लुइस 16 ने साइन किया था ऑन द 4 अगस्त, 4 अगस्त को साइन किया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो लैंड है वो क्लर्जी से ले लिया जाएगा। ठीक है, उनके पास उनकी जो प्रिविलेजेस हैं, जो क्लरिकल प्रिविलेजेस है वो खत्म हो जाएंगी, और उनका ओल्ड जो रिजीम सोसाइटी जिस तरह डिवाइडेड थी वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड दीज वर द थिंग्स। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या देखा है। सो ओके, तो हम यहाँ से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन। तो अब रिवोल्यूशन हुआ था, तो रिवोल्यूशन में लोगों का आउटब्रेक कैसे हुआ, तो कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से रिवोल्यूशन का आउटब्रेक हुआ था। तो पहला बैकग्राउंड चेक करते हैं। तो बैकग्राउंड में सबसे पहले क्या होता है, ट्रेजरी क्या थी, लुइस 16 की वो खाली थी 1789 में। और ट्रेजरी खाली क्यों थी, उसके रीजंस है क्योंकि अमेरिका को फ्रांस ने हेल्प की थी इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। ठीक है, फ्रांस के ऊपर 1 मिलियन लिवरेज का डेप्ट था, जो कि 2 बिलियन रिवलेज का भरकर हो जाता है। ठीक है, फ्रांस के जो लुइस 16 था उसको अपनी पैलेस, आर्मी, कोर्ट, कॉलेजेस, मैंशन, स्कूल्स, इन सबको मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए होता। ठीक है, किंग एंड क्वीन को पार्टी करना बहुत पसंद था, बहुत लेविश पार्टी करती थी दोनों के लोग। आपने ब्रिजिटन सीरीज देखी हो तो, या फिर उसका ट्रेलर भी देखा हो, तो उसमें लोगों को आपने देखा होगा कि ब्रिजिटन में कैसे वो ड्रेसअप करते थे और पार्टी कैसे आलिशान पार्टी करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, डांस करते हैं, रूम बॉल करते हैं, एंड देन दे हैव थीम पार्टी एंड दे हैव लॉट्स ऑफ फूड, लॉट्स ऑफ क्लोथ्स। उसमें पार्टी करने को बड़ा मजा आता था, और पार्टी में बहुत दूर दूर से लोगों को बुलाया करते थे। पार्टी में चीज़ें जो होती थी वो भी दूर दूर से आती थी, उनके कपड़े, उनकी ज्वेलरी, वो भी अलग अलग देशों से, अलग अलग बहुत दूर दूर से आया करती थी। ठीक है, हमने फिर इसमें देखा था, हमने अनइक्वल सोसाइटी थी। इक्वल सोसाइटी कैसे थी, एक तरफ पीजेंट थी, ठीक है, एक तरफ नोबल
लोग थे, ठीक है, या फिर नोबल लोग थे और चर्च के लोग थे और रिच मेंबर थे जो जिनके पास बहुत पैसा हुआ करता था। इनके पास कितनी लैंड थी? 60% ऑफ लैंड हुआ करती थी, ठीक है। और ये 10% लोग हुआ करते थे, 10% के पास 60% लैंड है, ठीक है। पीजेंट जो दूसरी तरफ है, जो कि 90% पॉपुलेशन है, इनके पास सिर्फ 40% लैंड हुआ करता था, ठीक है। तो ये देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो कितना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। फर्स्ट स्टेट में कौन आता था? क्लर्जी, थे a group of person invested with a special function in the church। ये वो लोग होते थे जिन जो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते थे चर्च में। प्रीस्ट लोग हुआ करते थे, दे डू नॉट पे टैक्सेस, वो टैक्स नहीं देते थे। इनको एक टैक्स मिलता था जो तिथे नाम का टैक्स होता था। इस तिथे टैक्स में क्या होता था कि इनको 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इनको 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिलता था, ठीक है। ये प्रिविलेज बाय बर्थ होते थे, ठीक है, रिलीजियसली इंपॉर्टेंट लोग होते थे ये। सेकेंड स्टेट जो नोबिलिटी के लोग हैं, सेकेंड स्टेट में कौन आते थे? जो नोबिलिटी वाले लोग आते थे, ठीक है। ये क्या थे? ये रूलिंग क्लास के लोग होते थे, हाई अथॉरिटी वाले लोग होते थे, ये वेल्दी पीपल होते थे एंड डू नॉट पे टैक्सेस, और ये टैक्स नहीं पे किया करते थे, ठीक है। हायर ऑन द हाई रैंकिंग पीपल, ये इनकी आर्मी में या फिर सोसाइटी में बहुत हाई रैंक होती थी, ठीक है। एंड द फैमिलीज ऑफ द कोर्ट की जो फैमिली थी, किंग के रिलेटिव्स जो होते थे एंड रॉयल्स रिलेशन, ठीक है, ये वो लोग हुआ करते थे, इनकी हाई रैंकिंग होती थी। किंग के रिलेटिव्स होते थे कोर्ट में, या तो स्पेशल पोजीशन हाई पोजीशन में होते थे, ठीक है। दे एंजॉय द फेडरल प्रिविलेजेस, ये फेडरल प्रिविलेजेस ये अमीर लोग होते थे, ये इनके पास बहुत लैंड होता था, ये स्मॉल फार्मर्स को अपना लैंड दे के टैक्सेस लेते थे, तो ये फेडरल प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे, ठीक है। डू नॉट पे टैक्सेस, ये टैक्स पे नहीं करते थे। थर्ड स्टेट में अब कौन आता? जो बाकी बची हुई जनता है वो सब आती थी, कंप्राइजिंग 90% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जितने बिजनेसमैन है, पीजेंट, फार्मर्स, सब इसी में आते थे, ठीक है। ये पुअर पीपल हुआ देते, गरीब होते थे, ये टैक्स पे करते थे, इनके पास कोई प्रिविलेज नहीं होता था, और ये मोस्टली फार्मर्स होते थे, और ये ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विस टू द लैंड, टू द लैंड लॉर्ड, यहाँ पे लैंड लॉर्ड होगा, ठीक है। ये इनको सर्विसेज देनी पड़ती थी लैंडलॉर्ड्स को, ठीक है। देन फिर उसके बाद हमने देखा था सोसाइटी के डिवाइड होने के, कि सोसाइटी कैसी कम डिवाइड, उसके बाद हमने देखा था स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो स्ट्रगल टू सर्वाइव में हमने देखा कि रिच रिचर होता जा रहा है, पुअर पुअर होता जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वहाँ पे स्ट्रगल टू रिच रिचर क्यों, पुअर पुअर क्यों से होता चला? पुअर को खाने पीने उसके अंदर सब्सटेंशियल क्राइसिस की बातें आ गई थी। सब्सटेंशियल क्राइसिस की बातें आ गई थी का मतलब है, ये मैंने एक और बनाया होगा सब्सटेंशियल क्राइसिस। हाँ, ये रहा सब्सिशन क्राइसिस बनाया। सब्सिशन क्राइसिस पे उनकी बातें आ गई थी, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, वो उनकी लाइवलीहुड पे बात आ गई थी, ठीक है। और वहाँ पे क्या हो रहा था, फूड ग्रेन्स का प्राइस बढ़ रहा था, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी, पॉपुलेशन इंक्रीज होने से फूड ग्रेन की डिमांड ज़्यादा थी, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं था, लोगों की वेजेस कम थी, और इस वजह से क्या हो गया था वहाँ पे हाल ही में ड्रॉ फॉर हेल भी आया था। इसकी वजह से क्या हुआ था, उनको ब्रेड नहीं मिल पा रही थी, और उनकी लाइवलीहुड पे बात आ गई थी, ठीक है। हम कहाँ पे थे? स्ट्रगल टू सर्वाइव, ठीक है। तो और फिर स्ट्रगल टू सर्वाइव में हमने ये भी देखा था कि जो रिच है उसको ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो रिच है, वो तो जितनी भी महंगी ब्रेड हो रही थी वो खरीद के खा ही रहा था, उसकी प्रॉब्लम पुअर लोगों को ही हो रही थी, ठीक है। फिर हमें पता चलता है कि बर्बन डायनेस्टी में क्या प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। बर्बन डायनेस्टी में जो प्रॉब्लम्स थी, एक तो प्रॉब्लम्स ये थी हंगर की, पैसा नहीं था, ठीक है, लो इनकम थी, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये आम जनता की प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, ये आम जनता की प्रॉब्लम्स थी। और इस आम जनता की प्रॉब्लम को
बार्बन डायनेस्टी टैकल नहीं कर रहा था। बार्बन डायनेस्टी मतलब लुइस 16 जो है ना वो नजरअंदाज कर रहा था, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो मस्त अपनी पार्टी करने में एंजॉय करने में लगा हुआ है, पार्टी कर रहा है, अपना देख रहा है और फिर सोच रहा है अरे मेरे खर्च इतने ज्यादा खर्च है, मैं अपने खर्चों को कैसे करूंगा, तो चलो टैक्स और बढ़ा दो। तो इन गरीबों पे बेचारा और टैक्स बढ़ाना चाहता था वो थर्ड स्टेट पे, ठीक है। तो ये सारी हंगर, पैसा ना होने के कारण और पैसे का जो कमा रहे थे वो वेजेस वो भी बहुत कम था, ठीक है। तो ये सब रिजल्ट करता है उनका गुस्सा बढ़ जाता है, ठीक है। गुस्सा फिर आग की चिंगारी की तरह बढ़ता है, और फिर इसके बाद जब आग की चिंगारी की तरह बढ़ता है तो फिर वो क्या होता है, फिर वो एक रिजल्ट लेता है आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन पे, ठीक है। और आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन पे वो रिजल्ट लेता है, और उस पे सोने पे सुहागा ये करता है लुइस 16 की वो सोचता है कि अरे चलो मैं टैक्स बढ़ा देता हूँ। तो टैक्स बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, सबसे पहले टैक्स बढ़ाने के लिए वो जनरल स्टेट की मीटिंग बुलाता है, क्योंकि बिना जनरल स्टेट की मीटिंग बुलाए वो टैक्स और नहीं लगा सकता था, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ फ्रांस की सोसाइटी में अच्छा था कि टैक्स अगर और लगाना है किंग को तो उसको तीनों स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो फिर वो स्टेट एक जनरल स्टेट मीटिंग रखता है 5 मई 1789 को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, फर्स्ट स्टेट से 3 मेंबर बुलाते हैं, सेकंड स्टेट से 300, थर्ड स्टेट से 600 मेंबर, ठीक है। तो ये जो लोगों को बुलाता है, ये जो प्रोपोर्शन ऑफ जो लोग आए थे, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन बहुत ही गलत रहता है, क्योंकि 600 लोग 90% ऑफ पॉपुलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और 300 जो कि 10% पॉपुलेशन है उसमें से आप 600 बुला रहे हो, तो ये इक्वल प्रोपोर्शनेट तो नहीं था। लेकिन फिर भी थर्ड स्टेट ने कहा चलो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, ठीक है। वो जाते हैं, फिर वो वहाँ पे वो डिमांड करते हैं 1 स्टेट 1 वोट का, जो कि लुइस 16 मना कर देता है, ठीक है। लास्ट टाइम ये मीटिंग कब बुलाई गई थी, 1614 पे। तो 1614 ये हमें ये पता चलता है, इसको ये देख के ये हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था। मतलब सोचो 100 साल हो चुके हैं, 100 ईयर्स हो चुके हैं, और 100 ईयर्स में अब जाके 1789 में दोबारा मीटिंग बुलाई जा रही है। मतलब सब कुछ जो किंग चाहता है वही होता है, ठीक है। और इतना कोई डेमोक्रेसी, कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम ही नहीं है सोसाइटी में, ठीक है। और जो ये मीटिंग होती है हॉल ऑफ इन वर्सटाइल के एक हॉल में होती है, ठीक है। फिर 15 मई 1789 को जनरल स्टेट की मीटिंग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद मई, और फिर एक ऑलमोस्ट एक महीने बाद 20 जून 1789 को क्या होता है, 600 मेंबर्स जो होते हैं वो जाके इंडोर कोर्ट वर्सटाइल के इन ग्राउंड में जाके मिलते हैं, ठीक है। ये जो 15 मई 1789 में जनरल स्टेट की मीटिंग हुई थी, तो जब टैक्स लगाने की बात कही गई थी तो फर्स्ट स्टेट से जब पूछा गया तो उसने बोला था हाँ लगा दो, सेकंड स्टेट से पूछा गया तो उसने बोला हाँ लगा दो, थर्ड स्टेट ने बोला नहीं, और गुस्से से वो निकल के वो चले जाते हैं, ठीक है। जो वो निकल के चले जाते हैं तो वो फिर वो जाते हैं 20 जून 1789 को वो मीटिंग करते हैं। वो उनको लगता है कि अब अगर हम कोई स्टेप नहीं लेंगे तो कौन स्टेप लेगा, ठीक है। उनको वो सोचते हैं कि अब हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरे 90% पॉपुलेशन को, थर्ड स्टेट के सभी लोगों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें सब एक सोल्यूशन ढूंढना होगा, और हमें मोनार्च के पावर को लिमिट करने के लिए एक सोल्यूशन ढूंढना होगा, हमें उसका डेमोक्रेसी लेके आनी होगी। तो फिर वो उसके ये उनके माइंड सेट रहता है, और फिर वो इंडोर कोर्ट वर्सटाइल इंडोर कोर्ट में अपनी मीटिंग लगाते हैं, ठीक है। और वो अपने आप को क्या डिक्लेयर करते हैं, अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं, और फिर वो ड्राफ्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के पीछे का रीजन ये रहता है कि वो उनको अपने मोनार्च की पावर को लिमिट करना था, ठीक है। थर्ड स्टेट में कुछ अच्छे लोग भी थे जो जिन्होंने थर्ड स्टेट में नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के कुछ लोग अच्छे थे जो थर्ड स्टेट को हेल्प करते, जैसे मेराबू एंड एफबीसीएस, ठीक है। तो ये मेराबू एफबीसीएस ये हेल्प करते हैं थर्ड स्टेट को, जिससे कि वो ये हेल्प करते हैं लाइक जैसे कि वो अपनी जो रिवॉल्यूशन है, जो वो सोच क्रांति में हेल्प करते हैं, ठीक है। मेरा वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, इन्होंने जर्नल लिखा और एक पावरफुल स्पीचेस दिया करते थे, एबीसीएस फर्स्ट स्टेट से इन्वॉल्व करते थे। इन्होंने क्या की थी, इन्होंने पैम्पलेट्स लिखे, पैम्पलेट किस बारे में लिखा था कि थर्ड स्टेट क्या चीज़ है, ठीक है। द कंडीशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द फ्रांस, बाकी कंडीशन क्या थे फ्रांस के बाकी लोगों की, क्या वहाँ पे तो चलो मीटिंग हो रही है, वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, नेशनल असेंबली, ठीक है। ये लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं, मेरा वो एबीसीएस, ठीक है। और बाकी सबका क्या हुआ, तो वहाँ पे फ्रांस में बहुत बैड हार्वेस्ट हुआ था, फसल अच्छी नहीं हुई थी, क्योंकि उस विंटर
बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी थी, ठीक है। प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं ब्रेड की, तो फिर जो ब्रेड के सप्लायर्स होते हैं वो सोचते हैं चलो ब्रेड को पीछे करके रख लेते हैं, ठीक है, और रोक के रख लेते हैं जिससे कि और महंगे प्राइसेस में बेच सके। तो आज जो वुमेन्स थी वो और एंग्री हो जाती हैं, अरे कि उनके पास ब्रेड है, नहीं दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उस गुस्से का ब्रेड ना मिलने की वजह से और इस वजह से वो गुस्से में क्या करती हैं, शॉप्स पे जाके हमला कर देती हैं, और वो थक जाती थी, लंबी लंबी कतार में खड़ी रहती है दिन भर, और उनको शाम होते होते तो ब्रेड भी नहीं मिलती, उनका सारा टाइम भी वेस्ट होता है, ठीक है। और तो फिर वो गुस्से में क्या करती हैं, हमला कर देती हैं शॉप्स पे, ठीक है। अब आप कनेक्ट करो इवेंट्स से कि सब्सटेंशियल क्राइसिस हुआ, ठीक है, एक ये रीजन था। प्राइजेस किस तरह ब्रेड की बढ़ती हैं, ठीक है। ट्रेजरी में पैसा नहीं है, ठीक है, किंग सोच रहा है चलो मैं और टैक्स लगा देता हूँ, ठीक है। और किंग ने क्या ऑर्डर किया, ट्रूप्स को मूव इनटू द पेरिस मूव करने के लिए उसने बोला। और फिर जब वो ये एक अफवाह थी, पर लोगों को लगा कि ये सच है और उन्होंने बस्टाई पे हमला कर दिया था, ठीक है। तो अब बात आ जाती है सिटीजन वर्सेस किंग की, ठीक है। तो किंग के साथ कौन थे, नोबल, क्लर्जी, रिच पीपल इन्वॉल्व थे। सिटीजन में थर्ड स्टेट के बाकी सभी लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है। 14 जुलाई 1978 को बस्टाई पे हमला होता है, ठीक है। और ये इस पे हमला इसलिए होता है क्योंकि ये फ्रांस का सबसे बिगेस्ट प्रिजन था, और ये किंग की पावर का सिंबल था, सिंबल ऑफ किंग का पावर, डेस्पोटिक पावर, एब्सोल्यूट पावर का सिंबल था, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या होता है, कंट्री साइड पे भी हमला होता है, क्योंकि वहां पे भी रूमर फैल जाता है। आपको याद है ना क्या रूमर फैलता है कि जो मैनोर में रहने वाले, जो बड़े महलों में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गुंडों को हायर किया है और वो आ रहे हैं फसल खराब करने, ठीक है। तो फिर वो जब फसल खराब करने आ रहे हैं उससे पहले हम ही चले जाते हैं, तो फार्मर्स पहुंच जाते हैं अपने फार्मिंग के टूल्स लेके, पिच फोक और फार्मिंग के टूल्स लेके उन पे हमला करने के लिए, और फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और गेन्स को हड़प लेते हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनको जला देते हैं, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में इन्होंने 1789 में सोचा था, जो कि रेडी हो जाता है 1791 तक, ठीक है। 2 साल लगते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। ओके, सो इतना इतना काफी है। उसके बाद हम देखेंगे, चलिए आ जाते हैं चैप्टर पे। ओके, रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल। इसमें देखो एक ये सिंबल का क्या मतलब, ब्रोकन चेन, ये चेन वो यूज टू फेटल स्लेव्स। तो द ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर एक्ट ऑफ बिकमिंग, ये एक्ट मतलब आज़ादी, फ्रीडम का सिंबल है कि हथकड़ियाँ खुल गई हैं, हम आज़ाद हो गए हैं, ठीक है। बंडल ऑफ रॉड्स, ठीक है, कई सारी लकड़ियों को एक साथ, बंडल ऑफ रॉड्स, इसका क्या मतलब है कि अगर आप एकता में ही ताकत है, ठीक है। यूनिटी लाइज, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, ठीक है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। या आपने बचपन में एक पंचतंत्र या फिर कोई ऐसी कोई कहानी पढ़ी हो जिसमें एक फार्मर रहता है, वो अपने बेटों को लकड़ियां देता है, एक एक लकड़ी देता है, बोलते तोड़ के दिखा, तो वो तोड़ देते हैं, ठीक है। फिर देता है, फिर कहता है अपनी चलो ये जो, फिर एक एक लकड़ी देता है सबको, कहता है कि सारी लकड़ी एक साथ रख लो, अब तोड़ के दिखा, तो वो टूटती है। तो यूनिटी लाइज इन, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, ठीक है। फिर द आई विथ द ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट्स, तो एक आई है, ट्राइंगल है, और ये लाइट्स वो निकल रही है, तो ये क्या कहता है कि सीइंग द आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, आई का मतलब होता है नॉलेज। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, नॉलेज से सारे इग्नोरेंस को खत्म किया जा सकता है, ठीक है। सेप्टर मतलब ये जैसे किंग एंड क्वींस जो सेप्टर लेके चलते, किसी मूवी में देखा हो या फिर किसी एनिमे में आपने देखा हो, तो ये क्या है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ठीक है। स्नेक बाइटिंग अ टेल फ्रॉम द रिंग, तो एक स्नेक है वो अपनी ही टेल को बाइट कर रहा है, इसका मतलब होता है सिंबल ऑफ इंटरनिटी, मतलब एक सर्कल है अनंत, जो खत्म ही नहीं होगा, अनंत। द रिंग हैज इधर बिगनिंग और एंड, ना तो उसकी कोई शुरुआत है ना तो कोई उसका एंड है, ठीक है। नाउ अब है रेड कैप। रेड कैप मतलब होता है कैप वोर बाय द स्लेव्स, जो स्लेव्स लोग पहनते थे, थर्ड स्टेट के लोग पहनते थे,
या स्लेव लोग पहनते थे, उसका मतलब होता था टू बिकम अ फ्री। ठीक है, ब्लू वाइट रेड ये नेशनल कलर है फ्रांस का, ब्लू वाइट रेड। ठीक है, विंग्ड वुमेन, अभी मैंने पहले बोला था विंग्ड वुमेन क्या, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। इंडिया में लॉ का पर्सोनिफिकेशन कौन है, वो जो लेडी है उसकी आंख बंद रहती है कोर्ट में, आपने देखा होगा सीरियल्स में, आपने देखा होगा जब वो कोर्ट का सीन दिखाते हैं तो उनकी आंखें बंद रहती हैं। ठीक है, और वो एक फेमस मूवी का डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख कहता है। तो ठीक है, तो बट यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, लॉ का विंग्ड वुमेन, जिस एक वुमेन जिसके पीछे विंग्स हैं। ठीक है, लॉ टैबलेट, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ टैबलेट का क्या मतलब है कि लॉ इज सेम फॉर ऑल, लॉ जो है सबके लिए बराबर है, और एंड ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, और सब लॉ के सामने बराबर है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्ची एंड बिकम रिपब्लिक। तो फ्रांस क्या होता है, वो अबॉलिश मोनार्ची, तो फ्रांस किस तरह मोनार्च को अबॉलिश करता है और कैसे वो रिपब्लिक बनता है। ठीक है, okay, the situation in the France continued to be tense during the following year। तो कुछ सालों तक क्या था, सिचुएशन बहुत ही टेंस रहती है। ठीक है, ऑल्दो लुइस 16 हैज साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर दिया था, बट वो सीक्रेट नेगोशिएशन में चला जाता है, वो सीक्रेट मीटिंग्स करने लगता है। किस सीक्रेट मीटिंग कर रहा है, किंग ऑफ पर्शिया रूलर ऑफ द अदर नेबरिंग कंट्रीज, और जो बाकी रूलर्स है अदर कंट्रीज से उनसे। ठीक है, and they were worried about the development of the France and made plans to send the troops। और वो जो दूसरे लोगों से मिल रहा है, जो दूसरी कंट्री के लोगों से मिल रहा है, तो वो इस बात में चिंता रहते हैं कि फ्रांस का क्या होगा। और फ्रांस के लोगों ने तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च बना दिया है, कहीं वो हमारे यहाँ भी लोग इससे इंस्पिरेशन लेके कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च ना बनाने लगे, हमें ना हटा दे, तो हम चलो इस लुइस की हेल्प कर देते हैं। और लुइस भी कहता है भाई देखो दुख रहा रोता होगा यार, मैं मेरी तो इतनी पहले तो मेरा ही चलता था, मैं जो कहता था वो होता था, अब ऐसा हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या करूं, तो दुख रहा रोता होगा। तो वो भी कहता है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, दूसरे कंट्री के लोग, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, पर्शिया ऑस्ट्रिया, तो मतलब सब कहते होंगे चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। और तो फिर वो दोनों लोग कहते होंगे कि हाँ 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 चलो, फिर क्या होता होगा, दोनों एग्री करते होंगे कि हाँ चलो ऐसा करेंगे, हम नेशनल असेंबली को सबक सिखाएंगे, नेशनल असेंबली को सबक सिखाने के चक्कर में सोच रहे होंगे। फिर क्या होता है, ओके वो दे मेड अ प्लान टू सेंड ट्रूप्स, अभी तक प्लान ही बना है ट्रूप्स को भेजने का, तो पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड टेकिंग प्लेस सिंस द समर ऑफ 1789, जो इवेंट्स हो रहे थे 1789 पे, उसको कंट्रोल करने के लिए, बिफोर दिस कुड हैपन। बट वो अपने ट्रूप्स को भेज पाते दूसरी कंट्री के राजा लोग, दिस किंग ऑफ पर्शिया एंड ऑल दैट, तो ये भेज पाते, तो क्या होता है उसके बाद, before it could happen the national assembly voted 1792। 1792 में नेशनल असेंबली ने क्या वोट किया कि हम क्या करेंगे, हम वॉर करेंगे पर्शिया और ऑस्ट्रिया के बीच, हम ही वॉर करेंगे। ऑस्ट्रिया क्यों, ऑस्ट्रिया इज द, ऑस्ट्रिया से आपको याद होगा लुइस 16 की वाइफ थी मैरी एंटोनिएट। ठीक है, तो उसका मैका है, तो ये लुइस का ससुराल। ठीक है, वो उन दोनों पे हम क्या करेंगे, वॉर करेंगे। ये वोट किया नेशनल असेंबली में, दे सॉ दिस वॉर एज अ पीपल अगेंस्ट द किंग एंड ऑस्ट्रिया। तो लोगों ने इसको क्या सोचा कि ये वॉर जो वॉर है वो किंग और एरिस्टोक्रेट्स के, मतलब ये कॉमन लोग और किंग के बीच में ये वॉर है। ठीक है, तो इस वॉर पे हिस्सा लेने के लोग बड़ी एक्साइटेड होके अपनी मर्जी से खुशी खुशी सब जा रहे थे, और सब जाते जाते अपने आप इन्वॉल्व हो रहे थे। और उन्होंने क्या एक पोएटिक सॉन्ग बनाया था, मर्सिलियस। ठीक है, ये एक पोएट रॉजर डी लीस्ले ने लिखा था। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट संग, ये पहली बार कब गाया गया था, जब लोग मार्सिलिस से मार्च कर रहे थे पेरिस की तरफ। ठीक है, और तभी तो इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम फिर मर्सिलियस रख दिया, और फिर मर्सिलियस क्या हो गया, नेशनल एंथम बन गया फ्रांस का। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ एक डायग्राम है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख सकते हो मर्सिलियस, ये यहाँ से ये लोग से मार्च करते करते वो दूसरे डिफरेंट डायरेक्शंस पे जाते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होगा, इसलिए वो इस गाने का मर्सिलियस से वो गाते हुए निकल रहे थे, इसलिए इसका नाम मर्सिलियस ही रख दिया गया। ठीक है, इसको लिखा था बाय द रॉजर डी लेस्ले।
इस पोएट ने लिखा था, ठीक है। द रिवोल्यूशनरी वॉज ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, जो जो रिवोल्यूशन है वो काफी लॉसेस और काफी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज लाती है लोगों के बीच में। देखो वॉर होगी तो ऑब्वियसली लॉसेस तो होगा, लोगों का लॉस होगा, लोग घायल होंगे, लोग मरेंगे, ठीक है, पैसा जाएगा, ठीक है। वाइल द मेन वर फाइटिंग एट द फ्रंट, जो जितने भी मेन थे वो खुद अपने आप जाके जो लड़ रहे थे, तो वुमेन्स पीछे रह जा रही थी, घर में बच्चों को संभाल रही थी, घर में पैसा कमा रही थी, घर के फार्मिंग कर रही थी, घर के सारे काम कर रही थी, ठीक है, विद द टास्क ऑफ अर्निंग लिविंग, पैसा कमा रही थी, अपनी फैमिलीज को देख रही थी। लास्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवोल्यूशन हैड कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave a political rights only to the higher रिचर सेक्शन। और कुछ लोगों को ये भी लग रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बना है उसने तो सिर्फ रिचर सेक्शन जो पैसा टैक्स पे कर पा रहा है उसी को ही वोटिंग राइट्स दिया, हमें तो वोटिंग राइट्स नहीं मिले। जिन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिले तो उनको लगा था ये तो नाइंसाफी, हमें भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए, ये तो हमारा अधिकार है, ठीक है। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसी। और कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स मैंने, और वो पॉलिटिकल क्लब्स गवर्नमेंट पॉलिसीज प्लान्स को डिस्कस किया करते थे कि क्या होना चाहिए, कैसे चीज़ें होनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कस किया करते थे। मोस्ट पावरफुल ऑफ दिस क्लब वाज द जैकोबिन क्लब, सबसे पावरफुल जैकोबिन क्लब था, ठीक है। ये जैकोबिन क्लब का नाम जैकोबिन कैसे पड़ा था, क्योंकि द नेम फॉर्म द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस, एक कॉन्वेंट हुआ करता था सेंट जैकोब इन पेरिस, तो वहां पे जैकोबिन क्लब बना था, तो वहां का नाम क्लब जो जो ये जैकोबिन क्लब है, तो ये जैकोबिन क्लब का नाम सेंट जैकोब इन पेरिस, वहां से उठा के इसका नाम जैकोबिन क्लब रख दिया गया, ठीक है। ये बड़ी अच्छी चीज है, जो चीज जहाँ पे उसका नाम वहीं पे रख दो। मर्सिडीज से गाना निकल, वो गाना गा के वो पहली बार जा रहे थे तो उसका नाम मर्सिडीज रख दिया। जैकोब इन पेरिस में जैकोब का एक सेंट जैकोब नाम का कॉन्वेंट बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग पे उन्होंने मीटिंग की होगी या फिर वहाँ पे डिस्कशन हुआ, तो वहाँ क्लब का नाम जैकोबिन पड़ गया। वाइल टू who had been active through this period formed their own clubs, और जो वुमेन्स थी वो जो एक्टिव थी उन्होंने भी अपने अपने क्लब्स खुद बनाए। सेक्शन 4 ऑफ द चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट द एक्टिविटीज एंड डिमांड। The member of the Jacobin clubs belong to the mainly to the less Jacobin club थी वो बहुत prosperous family या फिर prosperous society से belong नहीं करते थे, वो बहुत मतलब वो इन काइंड ऑफ आप कह सकते हो पुअर लोग थे, लेस प्रॉस्परस लोग थे, ठीक है। और इसमें कौन कौन आते थे, स्मॉल shopkeepers, artisans, shoes maker, pastry cook, watchmakers, printers, as well as servants of daily wages worker, जो रोज काम किया करते थे, ये लोग आते थे, ठीक है। इसका लीडर कौन बना, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर का लीडर था, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, ठीक है। A large number of group of the Jacobin decided to start wearing, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि क्या पहनेंगे, ये पहनेंगे लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, देखिए आप फोटो में देख सकते हैं, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनेंगे, और वुमेन्स भी स्ट्रिप वाली स्कर्ट्स पहना करती थी, ठीक है। ये रेड कैप लगाते थे जो कि फ्रीडम का सिंबल था, ठीक है। एंड ठीक है, दिस वाज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और ये इस तरह क्यों करते थे, इस तरह का कपड़े क्यों पहनते थे स्ट्रिप वाली, क्योंकि ये जो फैशनेबल सोसाइटी है, मैंने भी बताया ना ब्रिजिटन में लोग कैसे एकदम वेल ड्रेस होते थे, मेंस भी देखो आप कितने टाइट मतलब एक सूट वूट में पहने, मतलब जो चलता था वहाँ पे सूट, मतलब एकदम टाइट एकदम पैक्ड पहन के वो रेडी रहा करते थे, तो वैसे उनसे डिफ्रेंशिएट रहे, तो इसलिए वो स्पेशली नोबल्स हु वर द, और नोबल से अलग हट के देखे, नोबल्स क्या होते थे, नी बीचेस पहनते थे। नी बीचेस ये जो यहाँ घुटनों के पास ना नी बीचेस पहना करते थे, ये जो घुटने हैं यहाँ पे ऐसे नी बीच, मेटल का, सोने का, चांदी का, ऐसे और ही काफी महंगा था, तो वो पहना करते थे, तो उनसे वो डिफरेंट दिखने के लिए वो इस तरह के कपड़े पहना करते थे। इट was a way of proclaiming the end of the power of wealth by the wearing a knee breeches, ठीक है। these Jacobin came to known as the Saint Clodos, इनको क्या कहलाया, सेंट क्लूटोस। सेंट क्लूटोस, ये जो जैकोबिन क्लब्स के लोग हैं वो क्या कहलाते थे, सेंट क्लूटोस। सेंट क्लूटोस का मतलब होता है जो लोग, वो लोग जो कि नी बीचेस नहीं पहनते, जो नी पे वो जो पहनने वाला
पहनने वाला इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल है वो नहीं पहनते थे। सैंट क्लूटोज मेन वोर इन एडिशन द रेड कैप सिंबलाइज लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी की जो लाल टोपियां लगाती थी उसका मतलब लिबर्टी थी। वुमेन्स हाउएवर नॉट अलाउड टू डू सो, वुमेन्स वो रेड टोपियां लगाना उनको अलाउ नहीं था, क्योंकि वो उस टाइम की सोसाइटी की थिंकिंग सोचो कि उस टाइम के लोगों की सोच ये थी कि वुमेन तो हम पे डिपेंडेंट है, मेंस पे डिपेंडेंट है, तो हम आज़ाद है, काफ़ी है, उनकी आज़ादी का क्या मतलब, वो ऐसा कुछ नहीं है, तो उनको ये पहनना अलाउ नहीं था। इन समर ऑफ 1792 जैकोबिन प्लान इंसर्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पर्शियन हू वर एंग्रीड बाय द शॉर्ट सप्लाईज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ फूड, ठीक है। एक बार की बात है कि एक बार, और वो एक बार की बात कब है, समर 1792 की बात है कि जैकोबिन ने पर्शियन पर्शियन क्या, पर्शिया में रहने वाले लोग को पर्शियन बुलाया, ठीक है। वो लोग बहुत गुस्से में थे क्योंकि हाई फूड का जो प्राइस है वो बहुत हाई हो गया था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस टूलर्स, ठीक है, तो उन्होंने टूलर्स पे हमला कर दिया था। एंड मास्केड द किंग्स गार्ड, किंग के गार्ड को मार डाला और किंग को क्या हॉस्टेज बना लिया कई घंटों तक के लिए, ठीक है। अब आप सोच रहे हो टूलर्स, अभी तो वो वर्सेटाइल में रहता है, टूलर्स में क्या रहता था, तो खुद ठंडी का जो पैलेस होता है वो अलग होता है, गर्मी का पैलेस अलग होता है, तो गर्मी का राजा का पैलेस टूलरस था, तो इस पे जाके वो हमला करते हैं और वहाँ के किंग के गार्ड को मार डालते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। और क्योंकि देखो फूड के प्राइसेस बढ़ गए ना, तो वो अल्टीमेट पावर सबसे ऊपर कौन है, लीडर जो है, उसी को दोष मारोगे। जैसे हमारी सोसाइटी में, अगर इंडिया में भी अगर कुछ होता है तो हम किसको दोष देते हैं कि यार मोदी जी ये नहीं कर रहे, मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे, मोदी जी ये नहीं कर रहे, ये पार्लियामेंट ये नहीं कर रहा। अगर कुछ होता है तो उसे भी हम ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि वो उस पोजीशन पे बैठा है जिसको जिसको आम जनता के बारे में सोचना चाहिए, और वो सोच नहीं रहा है, वो चीज़ें कर नहीं रहा है, चीज़ें बर्बाद हो रही है, खराब हो रही है, तो हम ब्लेम किसको करेंगे, जो लीडर होगा ऑफ दैट सोसाइटी उसी को करेंगे। तो लीडर कौन है, किंग है, तो किंग को ही ब्लेम करके उसी को उठा लेते हैं उसके। लेटर असेंबली वोटेड इन प्रिजन, और फिर उन्होंने वोट किया कि उस रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर देंगे, ठीक है, रॉयल फैमिली को जेल में डाल देंगे। और फिर जब उन लोगों को जेल में डाल दिया तो जेल में डालने के बाद क्या हुआ, इलेक्शन करवाए गए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल द मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। अब देखो, अभी इसके पहले जो वोटिंग राइट्स मिले थे 25 ईयर्स के प्रॉस्परस प्रॉपर्टी वाले रिच मैन को, जो 3 दिन का वेजेस का टैक्स देते थे, 3 दिन के लेबर वेज के बराबर जो टैक्स देते थे, उनको वोट मिला था। अब किसको वोटिंग राइट मिलेगा, 21 ईयर्स के मेंस को मिलेगा, ठीक है। और उनकी वेल्थ, प्रॉपर्टी और टैक्स से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, 21 ईयर के ऊपर के लोगों को वोट डाल सके। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड कन्वेंशन। अब जो ये असेंबली इलेक्ट हुई, अभी तक क्या कहलाती थी, नेशनल असेंबली कहलाती थी, बट अब इस इलेक्शन के बाद जो ये वाला इलेक्शन हुआ है समर 1792 पे, अब वो क्या कहलाएगी, कन्वेंशन कहलाएगी। ऑन 21 सितंबर 1792 इट वाज एबॉलिश मोनार्ची एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक। 21 सितंबर 1792 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद करना है। क्या हुआ, 21 सितंबर 1792 को क्या मोनार्ची पूरी कंप्लीटली अबॉलिश कर दी जाएगी, कर दी गई, पूरी तरीके से अबॉलिश कर दी गई, और फ्रांस को क्या कह दिया गया, रिपब्लिक कह दिया गया। एज यू नो रिपब्लिक इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिक क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो रिपब्लिक क्या एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो हेड है वो इलेक्ट होके आता है, ठीक है। देयर इज नो हेरेडिटरी, कोई हेरेडिटरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा होगा, आईएएस का बेटा आईएएस बनेगा, ठीक है। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट some of the countries that are republic and investigate when and how they become so, ठीक है। लुई 16 was sentenced to death, और फिर उसके बाद लुई 16 को क्या डेथ सुना दी गई कि लुइस को टपका दिया गया। कोर्ट ने बोला, और क्यों उसको डेथ की गई, चार्जेस क्या लगे, ट्रीजन के, उसने देशद्रोह किया था, उसने जाके दूसरी कंट्री से बातचीत की। लोगों को तो यही लग रहा था कि यार पर्शिया और ऑस्ट्रिया से जाके वो मदद ले रहा था, वो हम हटा रहा था हमारे, तो उसको ये जनता को लगा कि हम पे तो देशद्रोह कर रहा था, देशद्रोह लगा के उसको मौत के घाट उतार दिया गया। बुलेटिन नाम की एक मशीन हुआ करती थी, उसमें उसका सर अलग करवा दिया उन्होंने। ऑन 21 जनवरी 1793 was executed publicly at the place of palace de Conde। एक पब्लिक प्लेस है, वहाँ
पैलेस डे कॉन्क्लेव, वहां पे उसको क्या हुआ, एग्जीक्यूट कर दिया ऑन 21 जनवरी 21 जनवरी 1793, ठीक है। और मैरी एंटोनेट को भी वही, उसको भी मार दिया गया आफ्टर आफ्टर एन ईयर और समवेयर, कि द क्वीन मैरी वाज मेट विद द सेम फेट, उसको भी वही मार मार दिया, उसको भी गुलिटाइन कर दिया, उसको भी सजा सुना दी गई, सर अलग कर दिया गया, क्योंकि उसका पति बना तो उसको भी वही सजा लगा के उसको भी मार दिया गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, और फिर हम डिस्कस करेंगे आगे वाला पार्ट। तो होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और कीप सपोर्टिंग मी, और आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल रहा होगा। एंड देयर इज अ रिक्वेस्ट कि आप जाइए अपने 5 दोस्तों को ये वीडियो बताइए, और अपने 2 रिलेटिव्स को। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।